बच्चों, पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया था सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के बारे में कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कौन से उभर कर आ रहे थे। उसमें हमने यूरोपीय संघ की बात की थी, हमने आसियान की बात की थी और साथ ही हमने बात की थी चीनी अर्थव्यवस्था की। अब वक्त हो चला है अपने क्षेत्र की ओर ध्यान देने का। हमारा क्षेत्र यानी एशियाई क्षेत्र, और उसमें भी दक्षिणी एशियाई क्षेत्र की हम बात करेंगे। दक्षिणी एशिया की तरफ बहुत लंबे वक्त तक किसी का ध्यान नहीं गया। ये ध्यान खींचा 20वीं शताब्दी में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण करके। जैसे ही भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया, इस क्षेत्र की तरफ अचानक पूरे विश्व का ध्यान आकृष्ट हुआ। कारण क्या था? कारण ये था कि जो विशेषज्ञ हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र को संवेदनशील मानते हैं, क्योंकि यहाँ के ये दो बड़े राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा को लेकर विवाद है, नदियों को लेकर विवाद है। इन सभी विवादों के कारण ये क्षेत्र संवेदनशील माना जाता है, और ऐसे में जब परमाणु परीक्षण यहाँ पर हो गया तो अचानक पूरे विश्व का ध्यान दक्षिणी एशिया की तरफ गया। दक्षिणी एशिया में माना कि इन देशों में आपसी विवाद है, इन देशों में आपसी झगड़ा है, लेकिन ये भी माना जाता है कि अगर ये दक्षिणी एशियाई राष्ट्र एक साथ सहयोग के पथ पर आकर अगर ये विश्व के सामने उपस्थित होते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, तो ये भी एक सत्ता के बड़े सशक्त वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं। आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी क्रिकेट मैच होता है, बहुत सारे लोग देखने को टूट पड़ते हैं। बहुत ही चाव से क्रिकेट प्रेमियों के बीच में भारत पाकिस्तान का मैच है वो प्राथमिकता से देखा जाता है, और वो कितना तनावपूर्ण होता है मैच। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब भी एक दूसरे देशों के नागरिक मैच देखने के लिए दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ उनकी अच्छी मेज़बानी भी की जाती है। अर्थात हमारे यहाँ आशा और निराशा, विश्वास और शंका, झगड़े और सहयोग एक साथ बसते हैं। तो कुछ ऐसी ही विशेषता है दक्षिणी एशिया की। तो चलिए इस अध्याय में हम विस्तार से जानते हैं दक्षिणी एशिया के बारे में। दक्षिणी एशिया यानी क्या? दक्षिणी एशिया में दक्षिणी एशिया के 7 राष्ट्रों को शामिल किया जाता है। वो 7 राष्ट्र कौन कौन से हैं? वो 7 राष्ट्र हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन 7 देशों को सम्मिलित रूप से हम यहाँ दक्षिणी एशिया कहेंगे। अफगानिस्तान को भी कई बार शामिल कर लिया जाता है, लेकिन इस अध्याय के दौरान दक्षिणी एशिया से हमारा अर्थ ये 7 राष्ट्र ही होंगे। इस दक्षिणी एशियाई क्षेत्र की कुछ भौगोलिक विशिष्टताएं हैं। क्या हैं वो भौगोलिक विशिष्टताएं? यहाँ पर हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, हिंद महासागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। और ये भौगोलिक विशिष्टता ही है कि इस क्षेत्र के लोगों को, इस क्षेत्र के जो भाषा है, संस्कृति है, उसमें जो विविधताएं हैं, उसका जिम्मेदार ये विशिष्ट यहाँ की भौगोलिक विशिष्टता है। भौगोलिक विशिष्टता की दृष्टि से ये राष्ट्र अलग अलग हो सकते हैं, भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर ये राष्ट्रों में विविधता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इसे एक क्षेत्र कहा जाता है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्र। इन राष्ट्रों की राजनीति की बात करेंगे हम, और राजनीति में हम सबसे पहले बात करेंगे लोकतंत्र की, कि इन राष्ट्रों में लोकतंत्र की क्या स्थिति रही, क्या इनमें लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है, कायम है। तो हम बात करें लोकतंत्र की, भारत और श्रीलंका के अंदर लोकतंत्र आजादी के बाद से कायम है। एक सशक्त और मजबूत लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला राष्ट्र है भारत, और वैसे ही हम उसी श्रेणी में रख सकते हैं श्रीलंका को। लेकिन बाकी देश इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं, वहां पर लोकतंत्र आता जाता रहा है। कई बार लोकतांत्रिक सरकारों का तख्ता पलट करके सैनिक शासन की स्थापना की गई है। चलिए देखते हैं इस बारे में। तो बात करते हैं भारत और श्रीलंका की। तो आजाद होने के बाद यहाँ लोकतंत्र सफलतापूर्वक कायम है। अब चलते हैं पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर तख्ता पलट हो गया, और 1999 में फिर सैनिक तख्ता पलट हुआ, और 2008 में फिर से लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। बांग्लादेश की बात करें तो शीत युद्ध के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम है। फिर हम बात करते हैं नेपाल की। तो 2006 में नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था, और इस बात का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की शक्तियां ले लेगा। लेकिन यहाँ 2008 में राजतंत्र समाप्त हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हो गई। बात करते हैं भूटान की। तो भूटान में 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना, और यहाँ बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा।
1968 तक मालदीव में सल्तनत हुआ करती थी। 1968 में गणतंत्र बना और यहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई और जून 2005 में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान दिए। तो यहाँ ये लोकतंत्र की स्थिति इन राष्ट्रों में हमने शीत युद्ध के बाद में देखी। अब हम प्रत्येक राष्ट्र में लोकतंत्र की स्थिति को थोड़ा सा गंभीरता से अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे कि आज़ाद होने के बाद इन राष्ट्रों में लोकतंत्र की क्या स्थिति रही, कहाँ तक लोकतंत्र कायम रहा, कितना मजबूत लोकतंत्र यहाँ बन पाया। तो चलिए देख लेते हैं पहले पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पहला संविधान बनने के बाद शासन की बागडोर जनरल अयूब खान के हाथों में थी। इन्होंने अपना निर्वाचन भी करवाया था, लेकिन जनता का गुस्सा भड़का और इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली। 1971 में इनको बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा था। भारत से युद्ध हुआ और पूर्वी पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर एक नया राष्ट्र बना था बांग्लादेश। जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में यहाँ निर्वाचित सरकार बनी और 1971 से 1977 तक ये सरकार कायम रही थी। 1977 में जनरल जिया उल हक ने सरकार को गिराया और 1982 के बाद जिया उल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा था। 1988 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। 1999 तक निर्वाचित लोकतंत्र की ये अवस्था कायम रही थी। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ बार बार लोकतांत्रिक सरकारों को धराशायी करके सैनिक शासन की स्थापना की जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ जनता लगातार प्रयास कर रही है जन आंदोलनों के माध्यम से, या कहें कि अपनी मांगे रखने के माध्यम से, कि यहाँ लोकतांत्रिक सरकारें कायम रहें। तो चलिए देखते हैं हम कि 1999 तक यहाँ लोकतांत्रिक सरकार कायम रही। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री को हटाया, अर्थात लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया और इन्होंने 2001 में अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में भी करवा लिया। फिर 2008 में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता हैं वो शासन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में हम लोकतंत्र की बात की कि किस तरह से यहाँ लोकतंत्र बार बार धराशाही हुआ है। आखिर क्या कारण हो सकते हैं इसके कि क्यों पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाया? चलिए देखते हैं कारण कि यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। यहाँ धर्मगुरुओं का और भूस्वामियों का और सेना का सामाजिक दबदबा है। इसी वजह से यहाँ निर्वाचित सरकारों को गिरा के सैनिक शासन कायम कर लिया जाता है। इस धर्मगुरुओं के दबदबे के कारण, सेना के दबदबे के कारण यहाँ लोकतांत्रिक सरकारों को जब तब गिरा दिया जाता है और सैनिक शासन स्थापित कर लिया जाता है। पाकिस्तान की भारत के साथ हमेशा तानातानी रहती है। इसी वजह से यहाँ सेना समर्थक समूह है ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि भारत के साथ पाकिस्तान की तानातानी है इस कारण से, और ये बात वहाँ प्रचलित है, या फिर कहें कि इस बात की मान्यता ज़्यादा है कि सेना मजबूत होगी, ताकतवर होगी तो ही भारत से उसकी जीत हो सकती है या फिर भारत से रक्षा हो सकती है। और इसी वजह से वहाँ सेना के समर्थक समूह ज़्यादा हैं और वहाँ के राजनीतिक दल हैं या फिर वहाँ की लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उनको ये सेना समर्थक समूह हैं भारत से निपटने के मामले में नकारा साबित कर देते हैं। ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है। साथ ही राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन और लोकतंत्र की धमाचौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरा है। ये इस बात की दलील देते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं और जो वहाँ की लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो भारत से नहीं निपट पाएंगी और इनकी लोकतांत्रिक सरकारें बनाने की, राजनीतिक दलों की चुनाव जीतने की धमाचौकड़ी में हमारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और इस वजह से इन बातों के कारण या फिर इन विश्वासों के कारण सेना का या सेना समर्थन समूहों का दबदबा वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिलता है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि कुछ महाशक्तियां हैं, शक्तिशाली राष्ट्र हैं, उन्होंने भी अपने हित साधन के लिए, अपने स्वार्थ साधन के लिए वहाँ जैसी मर्जी आई उस तरह की सरकार का समर्थन किया। उनका हित साधन अगर सैनिक शासन व्यवस्था में था तो उन्होंने सैनिक
सैनिक शासन व्यवस्था को बढ़ावा दिया। तो ये कई कारण हमने देखे। इन कारणों की वजह से पाकिस्तान में और लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, ज़्यादा वक्त तक नहीं चल पाई, बार बार इनका और तख्ता पलट होता रहा, सैनिक शासन की स्थापना होती रही। तो उजला पहलू यहाँ हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का जज्बा बहुत मजबूती के साथ कायम है। और ये बात तो स्वतः सिद्ध हो जाती है जब हमने पढ़ा था कि गुस्सा भड़का था जनता का और आंदोलन किए हैं जनता ने, लोकतंत्र समर्थक। तो इस बात से स्पष्ट है कि यहाँ पर जनता का जो जज्बा है वो बहुत ही मजबूती के साथ कायम है। यहाँ की जनता मजबूती के साथ लोकतंत्र की समर्थक है। वो लोकतांत्रिक सरकारें चाहती है, निर्वाचित सरकारें चाहती है। साथ ही यहाँ पर अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस भी मौजूद है। ये एक उजले पहलू के रूप में हम देख सकते हैं कि एक साहसी प्रेस, एक निष्पक्ष प्रेस, एक निष्पक्ष मीडिया है, वो किसी भी राष्ट्र की लोकतंत्र के लिए एक स्तंभ के रूप में काम करता है, एक मजबूत स्तंभ के रूप में काम करता है। साथ ही यहाँ मानवाधिकार आंदोलन भी काफ़ी मजबूत है। तो ये सारी बातें इस ओर इंगित करती हैं कि शायद अब पाकिस्तान में लोकतंत्र की जो बहाली है वो हमेशा कायम रह पाएगी और लोकतंत्र और मजबूत और सशक्त लोकतंत्र बनकर हमारे सामने उभरेगा। अब हम चलते हैं बांग्लादेश की ओर। बांग्लादेश की हम बात करें तो 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। इस क्षेत्र के लोग थे वो पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा लादने के खिलाफ थे। और जन संघर्ष हुआ था लोगों का, इसलिए क्योंकि ये उर्दू भाषा इनके ऊपर लादी जा रही थी, पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। शेख मुजीबुर रहमान ने उस जन संघर्ष का नेतृत्व किया था। संपूर्ण पाकिस्तान के लिए जो प्रस्तावित संविधान सभा थी उसमें बहुमत प्राप्त कर लिया था इस शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने। और अवामी लीग 1970 के आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर इसने जीत कर ली थी। ये जो अवामी लीग थी, अवामी लीग एक कहीं की पार्टी थी यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। और ये पार्टी है वो जो जन आंदोलन था लोगों का पाकिस्तान की दबदबे के खिलाफ, उर्दू भाषा लादने के खिलाफ, उसका नेतृत्व कर रही थी। पूर्वी पाकिस्तान के लिए ये जो जन आंदोलन था, ये अवामी लीग थी, ये स्वायत्तता की मांग कर रही थी। जब आम चुनाव हुए थे वहाँ पर तो उन आम चुनावों में इस अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें जीती थी। और वो सारी सीटें जीतने का परिणाम क्या हुआ कि संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में इस पार्टी को बहुमत मिल गया था। और ये बात नहीं मानी पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, इस चुनाव को मानने से इनकार कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने इस सभा को आहूत करने से इनकार किया। शेख मुजीबुर रहमान को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और जनरल आहिया खान ने पाकिस्तान से बंगाली सेना का आंदोलन कुचलने की कोशिश की। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए और बड़ी संख्या में लोगों का भारत की ओर पलायन हुआ। शेख मुजीबुर रहमान को उस वक्त गिरफ्तार करके और जो लोग पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता की मांग कर रहे थे उन लोगों को पाकिस्तानी सेना के हाथों अपनी जान से हाथ धोने पड़े थे। इस भय के कारण भयाक्रांत होकर और पाकिस्तान के नागरिक, आज जो बांग्लादेश है उस वक्त वो पाकिस्तान था, वहाँ के नागरिक वो पाकिस्तान छोड़कर, पूर्वी पाकिस्तान छोड़कर और जो भारत के सीमावर्ती राज्य थे वहाँ पर पलायन करने लगे थे, वहाँ शरणार्थी के रूप में आ गए थे। भारत के सामने शरणार्थियों को संभालने की समस्या आई। भारत सरकार का पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन भारत ने किया और साथ ही भारत ने उन्हें सैन्य सहायता भी उपलब्ध करवाई थी। परिणाम ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया 1971 में। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण और स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हो गया। बांग्लादेश अब पाकिस्तान से अलग होकर एक नया राष्ट्र बन गया था। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया और उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र घोषित किया। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दिलवाई। हमने देखा कि जो शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था स्वायत्तता का, उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान ने संसदात्मक शासन प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू करवा ली थी।
संविधान में संशोधन करके, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया था। और इसके परिणाम स्वरूप तनाव उत्पन्न हुआ, संघर्ष हुआ। सेना को शेख मुजीबर रहमान के खिलाफ सेना ने बगावत कर दी और नाटकीय रूप से शेख मुजीबर रहमान सेना के हाथों मारे गए। नए सैनिक शासन आया, जिया उर रहमान, उन्होंने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में विजयी रहे। जिया उर रहमान थे, उन्होंने एक सैनिक शासन स्थापित किया, फिर उन्होंने चुनाव जीते और चुनाव जीतकर इन्होंने कहीं की अपनी सरकार बनाई। और लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में एक और सैनिक शासन आया, उन्होंने जिया उर रहमान की हत्या की और HM इरशाद ने एक सैनिक शासन की स्थापना कर ली। बांग्लादेश की जनता लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों को छूट दी। जनता के व्यापक विरोध के आगे लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को पद छोड़ना पड़ा। यहाँ आप देख सकते हैं जनता का जज्बा, जनता की लोकतंत्र के प्रति विश्वास, लोकतंत्र का मांग। 1991 में चुनाव हुए और इसके बाद से बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र यहाँ पर कायम है। तो ये देखी थी हमने लोकतंत्र की स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश में कि किस तरह से यहाँ पर बार बार लोकतांत्रिक सरकारों का सैनिक तख्ता पलट हुआ, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की जनता ने बार बार आंदोलन किए, बार बार उसने संघर्ष किया, बार बार कहीं कि लोकतंत्र समर्थन के लिए जनता उठ खड़ी हुई और इसीलिए सैनिक शासकों को राजनीतिक गतिविधियों में छूट देनी पड़ी, चुनाव करवाने पड़े। तो यहाँ ये एक उजला पहलू हम मान सकते हैं कि यहाँ जनता है वो लोकतंत्र समर्थक है, लोकतंत्र चाहती है, लोकतंत्र के प्रयास के लिए वो साहसी है और सजग है। लेते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के क्या कारण हैं? कारण हमने पढ़े थे। यहाँ चाहे सामाजिक रूप से सेना का, धर्मगुरुओं का, भूस्वामियों का दबदबा है, अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियाँ हैं वो भी इसी तरह की हैं। तो इस बारे में आपको विस्तार से लिखना है कि पाकिस्तान में क्यों लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाया, बार बार लोकतांत्रिक सरकारों को गिराकर क्यों सैनिक शासन स्थापित हो गया, बांग्लादेश कब राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर उभरा और भारत की इसमें क्या भूमिका थी। तो क्या भारत की भूमिका थी बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाने में? निश्चित रूप से भारत की भूमिका थी। और भारत को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा था इस मामले में, ये भी आपको विस्तार से लिखना है। और साथ ही कब बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के नक्शे पर, विश्व के मानचित्र पर उभरा है, इस बारे में आपको लिखना है विस्तार से। धन्यवाद।